गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको आपको कवर करना है आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत। बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन आपको खुद को कवर करना है। क्लास 11th में आपने ग्रुप नंबर 13 और 14 पढ़ लिए हैं, तो क्लास 12th में आएंगे तो 15, 16, 17 और 18 को आपको पढ़ना है। याद रखिए, ये पी ब्लॉक का हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका कि 8 मार्क्स का वेटेज है। तो हमें याद रख सकते हैं आप इसके नाम: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मथ, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बिंदास। इनको कहा जाता है निकोजिन। और NH2NP3 ये इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगले वाले में देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये रेडियो एक्टिव है, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो ये हो जाता है। इनको कहा जाता है चैल्कोजिन। चैल्कोजिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर जो है ना, जो ओर होते हैं वो ओर या तो ऑक्सीजन के होंगे या सल्फ़र के होंगे। तो मेटल के ओर काहे के होते हैं, ऑक्सीजन के या सल्फ़र के हैं, तो ओर फॉर्मिंग इनकी कैपेसिटी होती है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। थर्ड नंबर पर देखिए, आपको जो ग्रुप है 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, उसके बाद एस्टेटीन। तो फेस, कलर, बर्न इन एटमॉस्फेयर, इनको कहा जाता है हेलोजेंस। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP5। नेक्स्ट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं 18th ग्रुप। 18th ग्रुप में हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। आप जो भी तरीका याद रखना चाहें याद रखें। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। यहाँ पर हमारे पास इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। और NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में बताया था, जो एक स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो इसमें जो है हमारे पास टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर आता है। 8 मार्क्स के चैप्टर में हमारे पास देखिए गौर से, तो हमारे को 2 नंबर के आते हैं स्ट्रक्चर, खासतौर से ऑक्सो एसिड्स के। किसके ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन के, सल्फर के या हमारे पास हेलोजेंस के। और साथ में जो कंपाउंड है जेनॉन के, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर। सेकंड नंबर है हमारे पास जिसको बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। उसका कारण क्या है, और कारण होने के जैसे कि हम बात को समझें कि 2 नंबर के सवाल में से हमारा एक सवाल ये बन जाता है कि NCl5 और PCl5 कौन सा पॉसिबल है। तो बच्चे बोलते हैं कि NCl5 पॉसिबल नहीं है, PCl5 है। अब क्यों है, उसका कुछ कारण है, हम समझना है। ठीक इसी प्रकार से ClF3 और FCl3 इसमें से कौन पॉसिबल है, तो ये बच्चों को आंसर देना पड़ता है कि ClF3 पॉसिबल है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्राइड, ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स के इनके जो है ना पीरियडिक ट्रेंड्स क्या हैं और उनमें एक्सेप्शन क्या है। और याद रखना है फिर आखिरी में रिएक्शंस। चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है। रिएक्शंस जब देखते हैं तो रिएक्शंस लगभग 156 रिएक्शंस इसमें हैं। इसमें से जो है ना रिएक्शंस की हमें टॉप प्रायोरिटी 20 क्वेश्चंस की लेना है, और उनको खास तौर से पेयर्स में याद रखेंगे तो याद होने में आसानी हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या है, ऑक्सीडेशन नेचर क्या है। इसी प्रकार से कॉमन प्रिडिक्शन, हम रिएक्शन अपन को अधूरी दी जाती है उसको कंप्लीट करना है, तो प्रिडिक्शन उसमें क्या है। और कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। की पॉइंट एक ही है, केयर द पेयर। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लास 11th के हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बच्चा जब जो है ना किताब को पढ़ना शुरू करता है, अगर वो किताब को सीधा सीधा पढ़ रहा है, जैसे कि कोई किताब है, कोई नोवेल है, और उसको नोवेल की तरह अगर ये किताब पढ़ता है या चैप्टर पढ़ता है, तो वहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने में, इस चैप्टर को समझने में तकलीफ़ आती है। अब तकलीफ़ से अगर निजात पाना है तो इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि याद होना चाहिए। तो उनमें हम जो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O लिक्विड है और H2S गैस है, तो आंसर हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी प्रकार से एनोमलस प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन क्या है और क्यों होती हैं, ये बच्चों को जानना जरूरी है। क्लास 11th में ही बच्चा ये डेफिनेशन सीख जाता है। एक क्वेश्चन निकल के आता है कि नाइट्रोजन की फैमिली से नाइट्रोजन जो है गैस है और P4 फॉस्फोरस सॉलिड है। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट, ल्यूइस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पक्का पता होना चाहिए कि NH3 बेस है क्या। तो बच्चा बोलता है हाँ सर, ये सुना तो है कि अमोनिया तो बेसिक होता है। तो PH3 क्या होगा, सर PH3 भी बेसिक होगा। इन दोनों में मोर बेसिक कौन,
तो ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, अगर याद होगा तो अच्छी बात है। एलोट्रॉप के बारे में बच्चा 10th में भी पढ़ता है, तो कुछ और एग्जाम्पल आ जाते हैं कि सर सल्फर S8 होता है, S6 भी होता है, फास्फोरस जो है ना वो P4 ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो एलोट्रॉप का रीज़न क्या है। उसके बाद क्लास 11th का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जनरल ट्रेंड क्या कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर हैलोजेंस की फैमिली में से दे दिया फेस कलर बर्न इन एटमॉस्फेयर, उसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए इनको। या फिर FON मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है और कहाँ उसका एक्सेप्शन आता है। ठीक इसी प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमारे पास जनरल ट्रेंड्स हैं कि जनरल ट्रेंड्स क्या है और एक्सेप्शन क्या है। बच्चा ये समझता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज होती है, इसी प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो ना कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है बात को समझिएगा। ठीक इसी प्रकार से रोल जो है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल का भी बहुत बड़ा है। पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, तो NCl5 और PCl5, सर NCl5 और PCl5 में PCl5 बनता है और NCl5 नहीं बनता। अब NCl5 क्यों नहीं बनता, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं है, फॉस्फोरस में है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से OF6 SF6, इन दोनों में से कौन बनेगा, कौन पॉसिबल है। तो बच्चा बताता है सर SF6 तो नाम सुना है, OF6 का नाम नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है, तो बच्चे को आंसर क्लास 11th के लेवल पे भी आना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्सर हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें जो है ना एक्सेप्शनली जो है क्लोरीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चे जो है ना सीरियली अरेंज कर देते हैं, लेकिन वो सीरियली नहीं है, वो एक्सेप्शन है। ठीक इसी प्रकार से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसका जनरल ट्रेंड क्या है और कहाँ एक्सेप्शन आएगा। फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 11, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक दो जगह पर जरूरत पड़ती है। हालांकि ये जो डेफिनेशन है इसकी और इसका इम्पैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर क्या होता है, ये बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी थोड़ा सा झलक जो है ना क्लास 12th में मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको मालूम होना चाहिए। फिर एंगुलर स्ट्रेन, एक वर्ड आएगा, ये थोड़ा सा हो सकता है नया लगे, लेकिन स्ट्रेन शब्द उसको क्लास 11th में मालूम होता है। तो एंगुलर स्ट्रेन क्या है, और एक क्वेश्चन इसका ये हो जाता है कि फास्फोरस जो है ना, कौन सा वाला, वाइट वाला फास्फोरस, वाइट फास्फोरस जो है ना P4, वो मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव क्यों है, उसका कारण एंगुलर स्ट्रेन होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड्स, कहाँ घटेगा कहाँ बढ़ेगा, पीरियडिक ट्रेंड्स में जो है ना मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड्स बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और उसका क्या है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यह है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड्स बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से VSEPR, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 2 नंबर का सवाल क्लास 11th का बच्चा कर सकता है यदि उसको 12th के जो है ना कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाए, तो शेप बनाने को दिया जाए, तो यदि उसको क्लास 11th की VSEPR थ्योरी अच्छे से याद है तो। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 16, रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारी P ब्लॉक की रिएक्शंस बच्चों को कंफ्यूज कर जाती हैं। अगर उनको रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये पता होना चाहिए। जनरल कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 11th में उसने सीखा भी है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 17, इसको बच्चों को पता होना चाहिए। अगर ये पता है कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन में कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, और कौन उसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कितना उसका जो है ना बॉन्ड जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आ रहा है, तो ये बच्चे को पता होता है तो रिएक्शन अच्छे से याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, हाइड्राइड ऑक्साइड्स, ये बच्चों ने नाम सुना होगा क्लास 11th में। अगेन हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्राइड होते हैं और ऑक्सीजन के साथ किसी का कंपाउंड बनता है तो ऑक्साइड होते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड्स कुछ तो जो है ना क्लास 11th में सीखे हैं। पानी एक हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, पानी एक हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, तो उसका क्लास 11th में स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, और उसका बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है, तो ये सब अपन जो है ना हाइड्राइड को VSEPR के हिसाब से भी देख लेते हैं।
उसके बाद ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? HCl ऑक्सो एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सो एसिड नहीं है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सो एसिड है। और ऑक्सो एसिड क्यों है? क्योंकि उसमें क्या लग गया है? ऑक्सीजन। उसमें क्या लग गया है? ऑक्सीजन। क्लास 11th में एक टॉपिक और पढ़ा है जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चैप्टर को हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि हमें जो है 4 कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, दूसरा एनोमरस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, उसके बाद हाइड्राइड, ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड्स और रिएक्शंस टॉप प्रायोरिटी पर हम 20 रिएक्शंस को पहले लेकर चलेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में हम आगे बढ़ाएंगे।